ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसीजन ले, हम उन्हीं डिसीजंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट, उसके बाद बुक रिकमेंडेशन के बारे में मैंने आपको बताया, देयर आर सेवरल बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. There is one more book from the Textman publication, which is Financial Management Introduction to Financial Management by Vinita Tripathi ma'am. She had also taught us in Delhi School of Economics. So I may recommend you this book. बुक ठीक ठाक है, जितना आप बीकॉम लेवल पे इंडियन पब्लिशर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बुक ठीक ठाक है. आई वोंट से इट्स अ बेस्ट बुक, बट इट्स ठीक ठाक बुक. The second book, which I already told you in the class, there is another book by Surinder, so the financial management. There is another book, I don't remember the author name. Yes, uh, R.P. Stogi sir. उनकी बुक मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगती है. रीजन इज इट always gives us a very wide perspective. So you people may go for the advanced financial management, but at the same time advanced financial management आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, given you are in the BCom program also. तो आप बेसिक भी ले सकते हैं. अगर आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की इच्छा है, ज़्यादा आप नॉलेज एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो यू मे ऑल्सो गो फॉर द एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. थोड़ी सी महंगी बुक है वो, और मास्टर लेवल से ऊपर की बुक मानी जाती है नॉर्मली. तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, राइट. इसके अलावा देयर इज अनदर बुक व्हिच आई फाउंड इन कॉलेज लाइब्रेरी, व्हिच इज द फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये है हॉर्ने, मेनली द मेन ऑथर इज हॉर्ने, एंड दिस बुक is one of the best book I ever read on financial management. मुझे भी काफ़ी चीज़ें पता लग रही हैं, अपने पीएचडी के लिए भी काफ़ी मुझे हेल्प मिल रही है यहाँ से. तो ये मैंने बुक्स के बारे में आपको बताया. बाकी हमने जब इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का किया, हमने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. We talked about there are two objectives of financial management. Bifurcate, we can mainly bifurcate them as two objectives. They are one is the maximization of the shareholder wealth, and the second one was the maximization of profit, or you can also say it's a maximization of earning per share. इसके बारे में हमने देखा, दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स के हमने पॉजिटिव्स देखे, और खासकर ईपीएस ऑब्जेक्टिव का हमने नेगेटिव्स भी देखा, राइट. जब हमने मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर वेल्थ के बारे में बात की, तो हमने ये बात की कि कैसे शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सकता है. अगर मेरे पास किसी कंपनी की होल्डिंग्स हैं, तो हाउ आई कैन इंक्रीज माई wealth, or how my company, the board of director can help increase my wealth. I'm a shareholder in the company, right? तो उस केस में किस तरह से किया जा सकता है, हमने देखा मेन क्या तरीका था शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने का. शेयर कर दो या फिर डिविडेंड ज्यादा दे दो. या तो शेयर प्राइस एप्रिसिएशन इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल गेन, राइट, या बाय पे ऑफ डिविडेंड. तो मेनली देखा जाता है शेयर प्राइस. शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन. शेयर प्राइस इज द इंडिकेटिव प्राइस व्हिच रिफ्लेक्ट ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनीज ऑल डिसीजन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस एज वेल, राइट. तो इसके बारे में हमने बात की. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इवन इसे मास्टर लेवल पे जाके पढ़ाया जाता है. ये जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसके 3 डिफरेंट हाइपोथेसिस होते हैं, बट हम उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे. सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि एक आदर्श मार्केट में, एक आइडियल फाइनेंशियल मार्केट में, एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट में शेयर प्राइस सारी पॉसिबल अवेलेबल इंफॉर्मेशन शो करता है. इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन किसी इनसाइडर इंफॉर्मेशन के थ्रू, पास्ट टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू शेयर मार्केट के प्राइस को बीट नहीं कर सकता. ये आइडियल सिचुएशन मानी जाती है. Is that clear? Right? Yes, class? Yes, sir. Okay, very good. उसके बाद हमने बात की कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जब हम बात करते हैं कि भाई शेयर होल्डर्स की तरफ डेडिकेटेड होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को. बट बहुत बार ऐसा होता है, प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स लेके दिए. आई टॉक्ड अबाउट द इन्फोसिस एग्जांपल, राइट. आई टॉक्ड अबाउट द टाटा एंड मिस्ट्री फियाज in Tata Industries और Tata Organization back in 2016-17. उसके बारे में हमने बात की. साथ में हमने एक स्टेक होल्डर थियरी के बारे में भी बात की, और साथ में एक और पॉइंट हमने देखा कि किस तरह से आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शेयर होल्डर के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, ज्यादा अकाउंटेबल बना सकते हैं. यस क्लास?
ठीक है, यस सर। ये सारी चीजें हमने अभी तक देखी। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने पीई रेशो के बारे में भी बताया था और काफी इनसाइट आपको दी थी अबाउट द पीई रेशो। नाउ रितावा शी हैड अ डाउट दैट आई शुड एक्सप्लेन द स्टेक होल्डर थियरी इन डेप्थ. Okay, I'm going to talk about the stakeholder theory, and it will give you all a very crisp idea about the stakeholder, what exactly this is stakeholder theory. So allow me to share my screen just a bit, just a minute. अच्छा, मेरी स्क्रीन आ गई है? No, No, sir. sir. एक सेकेंड, इज इट? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम देख लेते हैं स्टेक होल्डर थियरी क्या कहती है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं स्टेक होल्डर थियरी की बात करूं, स्टेक होल्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफाइन द स्टेक होल्डर गोल, right? A stakeholder and the shareholder, there are two important words in the corporate finance or in finance world basically. अगर मैं बात करूं, they sound similar but they are actually different. Yes. So first of all, I am now talking about share. अच्छा, पेंट स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. Now we are now first talking about the shareholders. Shareholder, as the name itself suggests, they might be the equity shareholder as well as they might be the preference shareholders. ठीक है, ये shareholders होते हैं। ये तो हमने shareholder की बात की। They are basically the owner. They are technical owner of the business, technical owner of an organization. Now, next thing is, who are the stakeholders then? As the name itself suggests, stakeholder. This word can be bifurcated into two different parts, which is the stake and the second word is holder. It means someone who has a stake, who holds a stake. Might be an organization, might be in a family, might be in any activity. So we might be a stakeholder in different activities. We might be a stakeholder in any incident, right? भागीदार जिसे कहा जाता है हिंदी में, हम उसकी बात कर रहे हैं, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का बेसिक मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस में, यहाँ पे मैं बिजनेस कॉर्पोरेट फाइनेंस को लिंक कर रहा हूँ, किसी बिजनेस में कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट है, उसका स्टेक है, उसे स्टेक होल्डर कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि क्या सर शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर में आना चाहिए? बताइए, should we add the shareholder? Very good. They are the prominent stakeholder. Shareholder, they are the prominent. ये plus है, ठीक है? This is addition. Now, if I talk about the employees, should we include the employees as a stakeholder? Yes, sir. Should we include the government as the stakeholder in a business? No, sir. No. No. No, yes. Yes. ये हाँ है ना, देखो किसी की ना है तो आप बता सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप अपने डाउट्स को रेज कर सकते हैं क्लास में। मेरा काम आपसे सही आंसर सुनना नहीं है, मेरा काम आपसे आप क्या सोचते हैं वो सुनना है, राइट? तो आप पूरी कोशिश कीजिए, अगर आप किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो शर्माइए मत, फील फ्री टू आस्क इन माय क्लास, देयर इज नो शेम। हम आप और मैं एक ही एज ग्रुप के हैं ऑलमोस्ट, वी डोंट इवन हैव द जनरेशन गैप। आई एम गोइंग टू 27, सो आप मुझे एक तरह से अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आप क्लास लीजिए आराम से, कोई डाउट है आप मुझे डाउट रेज कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर आप डाउट ना रखें बस, ठीक है? तो शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट, एंड वी कैन ऑल्सो इंक्लूड द क्रेडिटर्स ऑल्सो। क्रेडिटर्स, yes. Creditors, suppliers, yes. Debtors, they are also this, uh, yes, they are, and so on and so forth, right? तो एक तरह से कहा जाए, स्टेक होल्डर इज अ ब्रॉडर टर्म, वेयर द शेयर होल्डर इज अ नैरोअर टर्म।
तो एक तरह से अगर मैं वेन डायग्राम आपको बनाऊं तो कुछ मैं इस तरह से वेन डायग्राम बना सकता हूँ। ये है शेयर होल्डर और ये है स्टेक होल्डर। सही बनाया मैंने वेन डायग्राम? यस और नो? Yes, sir. The shareholder, they are the part of this stakeholder, but not all stakeholder are shareholder. ये तो हमें शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर के बीच में डिफरेंस समझ आया। अब हम थियरी के बारे में बात करते हैं। देयर इज अ थियरी विच इज नोन एज द स्टेक होल्डर थियरी। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, स्टेक होल्डर थियरी क्या कहती है कि ठीक है, शेयर होल्डर हमारे सबसे बड़े शेयर स्टेक होल्डर है, इन्हीं का पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, इसलिए इनको प्रायोरिटी आपको देनी है। बिल्कुल सही बात है, बट एट द सेम टाइम this stakeholder theory is more visionary in nature, more broader in perspective. It says कि not only the shareholder, there are other stakeholders, they also affect because of the business, positively or negatively. Therefore, business always has to strive to do work in the favor of all the stakeholders, not only in the favor of shareholders. Yes or no? समझ आया? Right? तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। Yes, sir. Right? हाँ तो Yes, sir. So basically, stakeholder theory ये कहती है that we have to consider exactly all the हाँ stakeholders, although shareholders are prominent for yes company, but the other stakeholders are also relevant and they affect the वेरी गुड organization. वेरी गुड। यही इस थियरी का मेन लॉजिक है कि ऐसा नहीं कि आप शेयर होल्डर को ही लें और बाकी सबके इंटरेस्ट को आप क्या कर दें, छोड़ दें। आप एम्प्लॉयज को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कराएं, एम्प्लॉयज के वेजेस अच्छे प्रोवाइड नहीं कराएं। इफ गवर्नमेंट यू आर नॉट पेइंग द टैक्सेस, यू आर इवेडिंग द टैक्सेस, क्रेडिटर में यू डिफॉल्ट ऑन योर क्रेडिटर, सप्लायर के केस में डिफॉल्ट इन द पेमेंट्स, डेटर के केस में यू आर नॉट प्रोवाइडिंग देम द क्वालिटी मटेरियल, रिजल्टिंग आउट दे आर नॉट पेइंग योर debts, राइट, दे आर नॉट पेइंग देयर ऑब्लिगेशंस। तो कहने का मतलब क्या है, वो बिजनेस काफी लॉन्ग रन में बेनिफिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो स्टेक होल्डर थियरी का जो विजन है ना, काफी लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म विजन से करती है काम ये थियरी। ऑब्वियसली अगर आप किसी बिजनेस में हर तरह से सोसाइटी का भी ध्यान रख रहे हैं, आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी ऐड कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस का भी ध्यान रख रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज का भी ध्यान रख रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो सर्विंग द राइट प्रोडक्ट टू the customer. Customers, they are also the stakeholder. Obviously, if they are buying the product, they are the stakeholders. Society, by and large, society, yes, society is also the stakeholder. Whether society is buying the product or not. आपने कोई प्लांट लगाया हुआ है, उसकी वजह से कितने लोगों को जॉब मिलती है, कितने सोसाइटी में इन्वायरमेंट पे क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, दैट्स व्हाई द सोसाइटी इज आल्सो समवॉट इनडायरेक्टली स्टेक होल्डर। सो बेसिकली थियरी बात करती है लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात नहीं करती। इट टॉक्स अबाउट द लॉन्ग टर्म विजन। इट मींस इफ द बिजनेस हैज टू सर्वाइव, द बिजनेस हैज टू ensure its survival in the market for a longer period of time, then they cannot deny the other stakeholder. They will have to fulfill their obligation. They will have to fulfill their aspirations. Yes, Klaus? ठीक है? Yes, sir. इसी थियरी से आपका CSR आया है, which is corporate social responsibility. सबको पता है ना corporate social responsibility? Yes, sir. Yes, sir. Corporate social responsibility is it one of your it is going to be one of your topic in the next semester. इसे बहुत अच्छे से रीड करना, बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है। काफी इंटरव्यूज में भी when you go to especially in academic, because I am from the academic field only, so I know CSR के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आप लोगों को भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से याद रखना है कि किस तरह की कंपनीज कितना अपना CSR एक्टिविटीज कर रही है, CSR को भी किस तरह से कंपनी एक पोटेंशियल प्रॉफिट की तरह देखती है। यस, there are the firms those who try to make over their images by using good marketing strategies or by using the CSR in their own benefit. Can anyone tell me the company which is trying to make over its image for a longer period of time? बता सकते हैं? I am going to give you the hint. FMCG कंपनी है वो। क्यों ITC. अपनी इमेज मेक ओवर कर रही है? Sir, the main product of Yes, ITC is tobacco, yes. and it is बोले
and it is if we see in public, it is not found good as a product. That's why they are more focusing on Very good CSR. question. So basically when you talk about the ITC, ITC का full form क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, बता सकते हैं full form? Indian Tobacco Company. अरे हाँ, so yes, it's I was confused between TCS and ITC. Yes, Indian Tobacco Company. So Indian Tobacco Company, as the name itself suggests, इस कंपनी का जो प्लस 80% रेवेन्यू है वो अभी भी टोबैको प्रोडक्ट से आता है. So that's why the company is now the conglomerate. Company is now the conglomerate. It means the company has diversified its business in the different areas because this tobacco industry is very volatile in nature, and it is always on the government radar, and the taxes are very high. That's why the company is now trying to diversify business. At the same time, they are trying to make over their images by spending on girls' education, by spending on the different social activities. आपने देखा होगा आईटीसी का जो क्लासमेट की जो कॉपीज आती है, नोटबुक आती है, उन पे काफी एडवर्टीजमेंट की जाती है, उनके कवर्स पे भी, उनके प्रोडक्ट्स पे भी. याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत सारी कंपनी सीएसआर को अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए भी देखती हैं. इसमें कुछ गलत भी नहीं है, इमेज बिल्डिंग के लिए देखते हैं. तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है. Now, so this is something the shareholder stakeholder theory. I hope this stakeholder theory is very well clear to all of us, right? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. अब हम आते हैं बाकी कुछ चीजों पर जो बहुत important है. I'm now going to talk about several decisions. आप बोलेंगे सर डिसीजन तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. डिसीजन हम बात कर चुके हैं, बट डिसीजन को एक ओवरव्यू लेना इम्पोर्टेंट है सेपरेटली, और किस तरह का ओवरव्यू लिया जाएगा या किस तरह से इन डिसीजंस को आगे वाली क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, अब हम उसकी बात करते हैं. ठीक है? So first of all, ऑलरेडी हम बात कर चुके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजन से. ठीक है? और ये तीनों ही डिसीजन यकीन मानिए दे आर इंटरलिंक्ड, बट हाउ दे आर इंटरलिंक्ड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन दिस चैप्टर ओनली. The very first decision we may talk about is financing decision. The company. Yes. What does it mean by this financing decision? Sorry. So how the company is financed? Yes. How company should raise the money? Yes. Can we say this? Yes, sir. Either by debt or by issuing shares. Very good. So basically, when it comes to the financing decision, कंपनी के लिए जो फाइनेंस मैनेजर हैं, हम सीएफओ की बात कर रहे हैं. बेसिकली सीएफओ दे आर द चीफ financing officer. They earlier used to known as the financing manager, but now they have the post of CFO, right? तो CFO के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप कंपनी का फाइनेंस कैसे करें. ठीक है? यानी कि हम बात कर रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ can we say this liability side? Can we say this? Yes or no? Yes, class? Right? Composition of liability side. Why it is known as the composition of liability side? क्योंकि liability side में आपका जो figures या जो events या components mention होते हैं, basically they are the liability. They might be the equity, net worth. This can be the owner's liability or the external liability. हम उसी की बात कर रहे हैं. यानी कि पैसा कहाँ से रेज किया जाए, यानी कि mix of debt and equity. अब देखिए डेट एंड इक्विटी की जब हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
जब हम ये बात करेंगे, ठीक है, हमें फाइनेंसिंग डिसीजन समझ आया, बट क्या आप एक ही तरह का डेट या इक्विटी हर तरह के बिजनेस में यूज कर सकते हैं? आंसर इज क्लियरली नो, वी कैन नॉट, because the debt and equities, they are mainly dependent upon what? Industry structure. Yes or no, class? नहीं लगता? कैसे? Can anyone explain me how industry structure affects the debt and equity composition in a business or capital structure? So for example, if there is an IT industry and there is a cement industry, then the amount of debt is more and they have more I capital think you are structure. chanting somewhere. You are not audible, Bashir. There's a lot of noise in background. So, for example, heavy industry require more debt than other industry Very as good. for working capital. Very good. Yes. As far as the FMCG, yes, it requires a lot of heavy working capital. Yes or no, class? FMCG इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अगर हम हैवी इंडस्ट्री की बात करें, स्टील इंडस्ट्री की आप बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं कंपोनेंट्स, कंप्यूटर कंपोनेंट्स की बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं coal industry की, you can talk about the coal industry as well. Yes, petrochemical industry की आप बात कर सकते हैं, the aviation industry में आप बात कर सकते हैं. There are the companies which are in the business of making the aviations, I mean the planes and the product related to the aviation industry. So these are the industries which requires a very heavy funding, right? And how you can have the heavy funding here? Debt money plays a very important role in those industries. ठीक है, debt money. इंफ्रा इंडस्ट्री की आप बात कर सकते हैं. मेजर इंडस्ट्री तो हमने छोड़ी थी, विच इज द इंफ्रा इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी आपको डेट एंड इक्विटी रेशियो के अलग अलग कॉम्पोजिशन मिलते हैं. तो यानी कि डेट आपके बिजनेस में कितना हो, इक्विटी कितना हो, इन नटशेल ऑल आई कैन से द रेशियो between the debt and equity, the ratio, debt and equity ratio. Normally अभी तक हम ये पढ़ते हैं, एक थंब रूल हमें पढ़ा दिया गया था कि 2:1 is always considered the best debt and equity ratio. It is utter nonsense, I should rather say. If someone says the debt equity ratio should be 2:1, it should not be. कोई सवाल ही नहीं बनता 2:1 होने का किसी भी हालत में. ये से 2:1 एक डेट को एक सस्ता सोर्स मान के कहा गया है कि डेट दुगना होना चाहिए इक्विटी से. बट देर आर द बिजनेसेस वेयर द 0.7:1 is considered a very heavy debt ratio. There are the industry in which the 4 and 5:1 is considered the normal debt equity ratio. यानी कि जो हम पहले की जो लर्निंग्स लेते हैं उनसे हमें बाहर निकलना है. 2:1 एक जनरल आइडिया दिया गया था, वो किस बेस पे दिया गया था, मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा. So by and large, we all can say industry structure पर डिपेंड करता है आपका डेट एंड इक्विटी रेशियो. बहुत बहुत समझ आया क्लास? यस. अब जब आप एसेस करते हैं, ये तो हमें समझ आया कि ठीक है भाई, डेट एंड इक्विटी इंडस्ट्री के हिसाब से डिफर करता है. बट जब आप यहाँ पे डेट एंड इक्विटी को एनालिसिस करेंगे तो आप ये देखेंगे डेट की कॉस्ट, व्हाट आर द कॉस्ट रिलेटेड टू डेट. यानी कि जब मैं कॉस्ट की बात करूंगा तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, भैया डेट को उठाने में यानी उधार में पैसा लेने से मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी बनी, और उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इम्पैक्ट किस पर? फर्म की वैल्यूएशन पर, वैल्यूएशन ऑफ फर्म, जिसका सीधा मतलब है शेयर प्राइस ऑफ द फर्म. वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, शेयर प्राइस ऑफ द फर्म. और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ईपीएस पर, अर्निंग पर शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ईपीएस. यस क्लास? यस. तो हम जब बात करने वाले हैं आगे वाले चैप्टर्स में, अपकमिंग यूनिट्स, विल बी टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ डेट मनी. अच्छा, आप बता सकते हैं कोई ऐसी फर्म हो सकती है जिसमें 100% डेट हो?
Can we find any firm where the debt is 100% and there is no equity at all? बताइए. Sir, I don't know. So we might be little clueless. कोई बात नहीं. इसके अलावा और कोई? देखिए कोशिश कीजिए बताने की कि कोई ऐसी फर्म हो सकती है जिसमें इक्विटी बिल्कुल भी ना हो, डेट हो पूरा मनी. और अगर हाँ जी. 100% डेट होगा तो उस फॉर्म को ओन कौन करेगा? वेरी गुड सबमिशन. इसके अलावा देखिए अगर आप इक्विटी का मतलब सिर्फ प्राइवेट पब्लिक इक्विटी समझते हैं तो गलत है. कोई भी जब बिजनेस शुरू होता है तो सबसे पहले उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा लगता है. उस फॉर्म में डिफरेंट वैल्यूएशन के थ्रू डिफरेंट companies, like if I talk about the Alibaba, if I talk about the Tiger Funding, right? If I talk about Indian organization like Tata Group, ये क्या करते हैं स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं. तो क्या ये डेट मनी होती है? नहीं, ये होती है प्राइवेट इक्विटी. what it is known as, it is known as a private equity. आपने सुना होगा भाई पेटीएम ने इतना पैसा रेज किया है वैल्यूएशन राउंड सी के थ्रू, वैल्यूएशन राउंड डी के थ्रू. हैव यू एवर heard about all these things? सुना है? Yes, sir. राइट. तो वो कैसी बनी होती है? आप बोलते हैं भाई इसका शेयर तो लिस्ट ही नहीं हुआ, पेटीएम तो अभी तक आईपीओ नहीं लाया, अभी तक तो फोन पे आईपीओ नहीं लाया, अब तो चलो फ्लिपकार्ट का पार्ट बन गया. बट अगेन इससे पहले जोमेटो भी ऐसे पैसा रेज करता था. द क्वेश्चन इज हाउ दे रेज देयर मनी. दे रेज मनी थ्रू प्राइवेट इक्विटी. इक्विटी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, इक्विटी तो है ना, राइट. यानी कि जब प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कंपनीज पैसा रेज करती है, वैल्यूएशन राउंड के थ्रू पैसा रेज करती है, तो उसे प्राइवेट इक्विटी पैसा कहा जाता है. प्राइवेट इक्विटी के थ्रू यानी पब्लिक से नहीं मांगा गया था, प्राइवेटली उसको क्या किया गया, फाइनेंस किया गया. तो बेसिकली यू विल फाइंड नो फर्म which will have the 100% debt composition in their financial structure. There will be no firm at all. Debt 100% किसी भी फॉर्म में होना पॉसिबल नहीं है. Am I clear enough class? समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ये ध्यान रखिए. हाँ, ऐसी फर्म्स जरूर हो सकती हैं जो इसमें 0% डेट. There are the firms where the 0% debt is possible. And ऐसी फर्म्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अनलीवरेज्ड फर्म. ये भी हम पढ़ने वाले हैं. मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ बस डिफरेंट डिसीजंस का कि हमें पढ़ना क्या क्या होगा. अनलीवरेज्ड फर्म. इन्फोसिस का एग्जांपल ले सकते हैं, टीसीएस का. खासकर आप उन इंडस्ट्रीज का ले सकते हैं. खासकर यू कैन टेक द आइडिया ऑफ दिस आईटी इंडस्ट्री. यहाँ पे देयर आर द मेनी फर्म्स व्हिच हैव द जीरो डेट इन देयर कॉम्पोजिशन. यानी उधार का पैसा नहीं है, सारा का सारा इक्विटी का पैसा है, बी इट द प्राइवेट इक्विटी और द पब्लिक इक्विटी. ठीक है, तो ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल. तो हम क्या देखेंगे इस फाइनेंशियल डिसीजन में कि भाई फाइनेंशियल डिसीजन में अनलीवरेज्ड फर्म्स को क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, लीवरेज्ड फर्म को क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है. साथ में ये बात करने के बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इक्विटी असेसमेंट. इफ वी रेज मनी थ्रू इक्विटी, what should be the cost of capital? Cost of capital. And what should be the impact on the earning per share of the company? Am I clear enough, class? समझ आ रहा है सबको? Yes. क्या क्या देखा जाता है फाइनेंशियल डिसीजन में? इसके अलावा एक और चीज देखी जाती है फाइनेंशियल डिसीजन में, ये कि जब भी कंपनी पैसा रेज करना चाहती है वो किस तरह की मार्केट में इंफॉर्मेशन कन्वे करती है, किस डिसीजन के थ्रू. which is known as a signaling theory. I believe this signaling theory is in your masters, but I'll give you the very brief of the signaling theory with Netflix case study. The case study I found on in a newspaper actually, and I found it very relevant for the BCom honors and BCom program students. ये theory ये कहती है कि अगर आप डेट से मनी रेज करते हैं तो मार्केट में क्या संदेश जाता है. मैं बहुत अगर साधारण भाषा में कहूँ, अगर आप इक्विटी से पैसा रेज करते हैं तो क्या संदेश जाता है. अगर आप रिटेन्ड अर्निंग
अपनी ही अपनी ही जमा की गई पूंजी से पैसा रेज करते हैं तो क्या संदेश आ जाता है, ठीक है। उन संदेश को क्या कहा जाता है, सिग्नल कहा जाता है। दे कन्वेज द सिग्नल इन द मार्केट एंड मार्केट बिहेव्स अकॉर्डिंगली, right? Which is known as the signaling theory. So I'll be talking about the signaling theory as well. I'll be talking about the picking order theory as well, in brief. क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं है वो, होगा भी तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया जाता है, बट आई फील कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैपिटल मार्केट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो आई होप दिस फाइनेंशियल डिसीजन इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। यस, Yes, sir. बहुत अच्छे एक से। बार ये वाला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए कि हाँ जी बोलिए। कंपनीज क्यों नहीं 100% डेब्ट हो कंपनीज में 100% डेब्ट क्यों नहीं हो सकता? कंपनी देखिए 100% डेट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप डेट मनी कब रेज कर सकते हैं, जैसा कि अभी किसी ने आंसर दिया था, आई डोंट नो, आई थिंक मोहम्मद शेख, ही आंसर्ड दिस कि सर कंपनी मस्ट Yes, बी I was the राइट। I was the only one. Okay, whenever company starts, so there is always seed capital in the business. Seed capital आप लगाते हैं, आपके रिलेटिव लगाएंगे, या आपकी फैमिली में एंजल इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में पैसा सीड करेंगे, या आप कह सकते हैं धीरे धीरे जब आप बिजनेस प्रोग्रेस करेंगे तो वेंचर कैपिटलिस्ट आपके पैसे लगाते हैं। अब आप खुद देखिए कि आपका बिजनेस कभी भी उधार पे शुरू नहीं होता। इट्स अ वेरी लीस्ट लाइकली कि आपका बिजनेस उधार पे शुरू हो, क्योंकि सूनर और लेटर वेन एवर बिजनेस इज गोइंग टू प्रोग्रेस इन द नियर फ्यूचर, दे ऑलवेज नीड मोर एंड मोर इक्विटी। वाई? अब मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ लोगों ने उधार दिया हुआ है, किसी की इक्विटी नहीं है, और साथ में लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट भी है, इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ, देर आर 25 स्टूडेंट इन क्लास एंड आई स्टार्टेड माई कंपनी एंड आई से आई एम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राइट? आई एम नॉट पब्लिक कंपनी, आई एम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आई वांट फ्रॉम यू ऑल पीपल माई मनी, राइट? मुझे आपसे पैसा चाहिए, ठीक है। मैंने आपसे पैसा मंगाया और डेट मनी मैंने आपसे मंगा लिया, इसमें ओनरशिप किसी की नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए बिजनेस बंद होता है और मेरी एसेट्स डिप्लीट हो रही हैं, तो डायरेक्ट ऑब्वियसली आप लोग मेरी एसेट से सारा का सारा अपना वैल्यूएशन रियलाइज नहीं करा पाएंगे, ठीक है। इसलिए डेट मनी का एक लेवल होता है, जब भी उस बिजनेस में इक्विटी होती है तभी डेट मनी को देखा जाता है कि वो इंक्रीज होती है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपका खुद का इक्विटी नहीं है बिजनेस में कुछ, बी द प्राइवेट इक्विटी और द पब्लिक इक्विटी, तो उस बिजनेस में डेट मनी नहीं लगाते लोग, राइट? और उस बिजनेस का जो कॉस्ट होता है ना डेट का, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली व्हाट इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस एक्चुअली, आई लेट यू, व्हेनेवर कंपनी कम्स अप विद दिस आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब कंपनी बड़े लेवल पे अपने शेयर्स इशू कर रही है, यानी कंपनी बड़े लेवल पे इक्विटी के थ्रू पैसा रेज कर रही है। जब कंपनी इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करती है, ओनली देन द डेट मनी और मनी रेज थ्रू डेट बिकम्स इजियर इन द कैपिटल मार्केट। तो डेट मनी का आप एक क्रोनोलॉजी समझिए, राइट? क्रोनोलॉजी, इन द वर्ड्स ऑफ आवर डियर होम मिनिस्टर, क्रोनोलॉजी क्या है? इक्विटी पैसा पहले आया, उसके बाद डेट पैसा आया, राइट? और डेट पैसा आप इंक्रीज करेंगे, आपको कुछ बेनिफिट्स होंगे, थोड़ा और इंक्रीज करेंगे फिर बेनिफिट्स होंगे, लेकिन एक लेवल के बाद अगर आप डेट इंक्रीज करते रहेंगे तो फिर उसके आपको नुकसान होने भी शुरू हो जाएंगे। यस क्लास, ठीक है। Yes, sir. आई होप आपको सवाल का जवाब सेटिस्फैक्टरी मिल गया है। हाँ सर, pretty much clear. ओके, जब हम इस यूनिट को अच्छे से करेंगे तो उसमें आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, यानी कि विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट सिचुएशंस वेयर द डेट मनी इज कंसीडर्ड एज अ चीपर सोर्स ऑफ मनी। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि व्हाई डेट मनी इज कंसीडर्ड द चीपर सोर्स ऑफ मनी, आई लेट यू नो, बट अभी नहीं, हम इसको न्यूमेरिकल के साथ करेंगे इन द थर्ड यूनिट, बेसिकली इट्स अ फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। तो ये सब हमने समझ लिया, अब हम आगे चलते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन में अगर किसी को डाउट है प्लीज यू मे आस्क। नहीं? No, sir. ठीक है, तो आई एम नाउ गोइंग टू चेंज माय स्क्रीन। अभी देखिए आप कुछ लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज ओके। Please hold for a second. I have to say something.
सो नेक्स्ट डिसीजन की बात कर लेते हैं, which is known as what? Investing decision. Investing decision की बात कर रहे हैं. I hope the investing decision part, or if you go by the name, investing decision should be very clear to all of us. बताइए, investing decision. So we are to invest the money to get the maximum possible returns. Okay, so can we say that we are now talking about the composition of asset side of the balance sheet? Yes or no? Yes, sir. Very good. Composition of asset sides. Composition of asset side of the balance sheet. What does it mean by the composition of asset side? Simply means, अब आपने पैसा raise तो कर लिया. Now the question arises, how you are going to spend that money? It means, basically, whenever a business starts, so there are two important things in a business. One thing is, for example, the fixed assets. You need money for the fixed assets because only then you can realize revenues with the help of the fixed assets. ठीक है? तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी एसेट्स कैसी होनी चाहिए, फिक्स्ड एसेट में आपका पैसा कितना, या ऑल आई कैन से इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, राइट, आपका पैसा कितना होगा, कितना इन्वेस्ट आप करेंगे. नाउ ऑन द अदर हैंड व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्किंग कैपिटल, कि हाउ मच मनी यू नीड फॉर द वर्किंग कैपिटल, राइट, वर्किंग कैपिटल के आपको कितना पैसा चाहिए, यानी वर्किंग कैपिटल में भी आपको इन्वेस्ट करना होगा. अगर आप किसी हलवाई की दुकान पर जाएं तो आपको ये तो पता होगा कि हलवाई की दुकान में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड होती हैं, और कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड होती हैं. मान लीजिए समोसे, जलेबी का जो भी मटेरियल होता है समोसे का, और भी काफी सारी जो मिठाइयाँ होती हैं जो डेली बेसिस पे कंज्यूम होती हैं, तो ऑब्वियसली वो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है. यस और नो? कैन वी से दिस इज अ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट? Yes, sir. Yes, sir. जो फ्रीजर्स हैं, जो फ्रीजर्स रखे हुए हैं वहाँ पर, और जो बाकी बर्तन हैं उन चीज़ों को बनाने के लिए, उन मिठाइयों को बनाने के लिए. जस्ट हेलो 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 भैया, हेलो. Yes, composition of assets की हम बात कर रहे थे. I was giving you हलवाई वाला एग्जांपल. So in हलवाई वाला एग्जांपल जो भी बर्तन है, जो भी फ्रीजर्स हैं, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है. तो जब हम इस तरह से इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म के लिए की जा रही है. ऑन द अदर हैंड देयर आर द एसेट्स इन विच वी आर इन्फ्यूजिंग द मनी फॉर डे टू डे एक्टिविटीज. ठीक है, तो ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि व्हाट शुड बी द राइट कॉम्पोजिशन. How much money should be invested, whatever money we have raised, how much should be there in the long term projects, or how much should be there in the short term for day to day routine. तो इस डिसीजन में बेसिकली हम ये डिसाइड करते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा है, फिक्स्ड एसेट्स में, या आप इसे कह सकते हैं हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में. अब देखिए जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इनका असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दीज असेसमेंट्स आर नोन एज द कैपिटल बस्टिंग असेसमेंट. कैपिटल बस्टिंग याद रख लीजिए, आपका अगला चैप्टर भी यही होने वाला है, अगला नहीं उससे अगला, कैपिटल बस्टिंग, और द पार्ट ऑफ द सेकंड यूनिट, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन. Capital busting decision basically talks about the long-term investments. Long-term investment. What does it mean by the long-term investment? Long-term investments are those investments which where the outflows are there, or the money is invested in a business or in a project for a longer period of time. So as to speak, for a 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 10 years, 20 year, 30 year, especially in case of the infrastructural projects, 30 साल के लिए पैसा लॉक हो जाता है. मेट्रो बन रहा है, 10 साल लगेंगे एक फेज को कंप्लीट होने में. वो किसी भी बिजनेस का क्या होगा, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होगा, राइट. तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों?
इसके इम्पोर्टेंट होने के देखिए कुछ रीजन, एंड द रीजन इज बिकॉज इट इन्वॉल्व्स व्हाट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? Huge cost. Huge cost, yes. Huge commitment of investment, huge cost. Sorry, it's huge. पढ़ लेना. It's huge, right? तो मैं ठीक ही कर देता हूँ. Huge cost or commitment of investment. Cost of investment, yes. Long term project में पैसा ज़्यादा लगता है. Yes, इसके अलावा Irreversible in nature. very good. Repetitive, they are not repetitive, irreversible, reversible in nature. What does it mean by the irreversibility of this capital costing decision? Sir, as they involve huge cost and they are long term in nature, so we can't pull out that all money which is invested at once. Exactly, and when even if you try, then company will have to incur huge losses. Yes. Yes, sir. हाँ, एग्जाम में आप एक इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे टाटा मोटर्स का आपको याद होगा. एनी आइडिया, कैन एनीवन रिलेट दिस एग्जांपल टाटा मोटर्स का? Yes, sir. Tata Motor opened a plant for producing nano. In West Bengal, in Singur, right? याद है? Yes. Yes, sir. अच्छा, आप तो बहुत छोटे होंगे उस वक्त. इट इज केस ऑफ 2007-8. मैं भी काफी छोटा था, लाइक आई वाज 11-12. हाँ, 11 साल 10 साल का था. नहीं, 2007 में यस आई वाज 13, राइट? तो आई होप आप लोगों को ये वाला केस याद होगा, टाटा मोटर्स वाला. याद है? Yes, sir. हाँ. The तो इस same हाँ, a हाँ बोलिए. case in which Range Rover Tata acquired that Range Rover from England, and they bared then huge losses. I'm not very sure about it. Range Rover Tata they acquired, I know, but I'm not very sure whether it was their right decision or not. Because मैं टाटा मोटर्स में थोड़ा कम इंटरेस्टेड हूँ फिलहाल. इसकी शेयर प्राइसेस थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है. That's why I didn't study much. तो okay, I can see this. हाँ जी बोले. सर एक बार बता दो ये केस क्या था? कौन सा? ये वेस्ट बंगाल वाला? हाँ. हालांकि क्या हुआ था, टाटा मोटर्स ने अपना एक प्लांट लगाया था सिंगूर में, एंड सिंगूर इज देयर इन वेस्ट बंगाल. इट इज वन ऑफ दिस आई थिंक डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल. आई थिंक इट इज केस ऑफ 2006-7. मुझे थोड़ा सा वेग आइडिया है, 2006-7 का केस है. They had planted, they were supposed to plant their plant in West Bengal Singur. but वहाँ के जो farmers थे उन्होंने protest किया. वहाँ की जो government थी, basically the CPI government, they had allotted land to the Tata, but वहाँ पे किसानों का जो farmers का काफी ज्यादा protest हुआ. उसकी वजह से जब government, if I think the government, when the government was changed and the Mamata Banerjee she came into power, what she did, she withdrawal that decision, and the Tata Motor they had to shift their plant to in Gujarat. तो एक काफी अच्छा इंटरव्यू भी है इसमें रतन टाटा का, एंड ही एक्सप्लेन दैट व्हाई दिस डिसीजन वाज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल डिसीजन फॉर द टाटा मोटर्स, क्योंकि उन्हें बहुत ह्यूज कॉस्ट बियर करना पड़ा था. ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा आपको. यस सर. तो टाटा मोटर्स के केस में जैसे मैंने एग्जांपल दिया, दे आर द इरिवर्सिबल इन नेचर, क्योंकि एक इतना बड़ा पैसा आप लगा रहे हैं और वो पैसा अगर आपको वापस लेना पड़ रहा है तो आपको नुकसान होगा. ये किसका पॉइंट है? एक पॉइंट जो आप इग्नोर कर रहे हैं शायद, जिसे कहा जाता है टाइम वैल्यू. टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यस और नो? यस सर. भाई क्यों टाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि आपके पास 50 साल, ये भी हो सकता है आपके पास 50 साल के बाद रिटर्न है. अब 50 साल के बाद रिटर्न आपको लग तो रहा है कि 50 करोड़ आएगा, but at the same time you never know that how much inflation will be there in the market, right? How much interest rate should be after 5 years, and the 50 crore rupees in future, in 50 years, what should be the value in present value? क्योंकि पैसा तो आपको आज करना पड़ेगा खर्च. मेन जो पैसा है आपको आज लगाना पड़ेगा. तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसलिए जब भी हम बात करते हैं किसकी,
कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की, तो हम टाइम वैल्यू मॉडल को पढ़ते हैं या टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम क्या करेंगे, फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे। एक तरह से हम एक टाइम ट्रेवल करेंगे कि अगर आपको 10 साल के बाद जो पैसा मिलने वाला है, आज उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। यस और नो इस क्लास? Yes, sir. एक और point add कर सकते हैं क्या? बेसिकली इन जो प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं ना, प्रोजेक्शन और द एस्टिमेशन Excuse me, sir. may go southward. Projection may go wrong. Why projection may go wrong? Obviously, because it's a affair, it's a long-term affair. जैसे कि आप इंडियन किसमें गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में आप देखें, कोई ब्रिज बनना है, कोई रोड्स तो नहीं, ब्रिज खासकर मेट्रो का या मेट्रो जैसा कोई प्रोजेक्ट है। मेट्रो में इस तरह की एफिशिएंसी काफी अच्छी है। मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में DMRC की efficiency is one of the highest efficiency in the railway network in our country. But if I talk about like projects, like flyover projects, दिल्ली में तो नहीं कहूँगा, दिल्ली में तो काफी सिचुएशन इम्प्रूव हुई है अगर आप डेटा भी उठा के देखिए। लेकिन बाकी स्टेट्स में मान लीजिए उसके लिए पैसा अलॉट किया गया 500 करोड़, 500 करोड़, बाद में पता लगता है कि उस प्रोजेक्ट वो जो तैयार हुआ वो हुआ 1600 करोड़ में। आप बोल सकते हैं सर ये तो है क्योंकि टाइम इज अ की, बट यहाँ पे इसके साथ एक और एक पॉइंट आ जाता है, विच इज करप्शन, विच इज ह्यूज करप्शन। दैट इज व्हाई 500 करोड़ का पूल अगर 1600 करोड़ में तैयार होता है, वो काफी हद तक इसलिए होता है, फेक इनवॉइस इशू किए जाते हैं, राइट, फेक रॉ मटेरियल दिखाए जाते हैं, दे आर नॉट यूजिंग रॉ मटेरियल एट ऑल। इसके लिए शेल कंपनीज बनाई जाती हैं। देयर इज अ वेरी वेरी shallow network and that very vast network these people they play। इस वजह से इतनी ज्यादा कॉस्ट आती है, बट इन रियलिटी यस इट इज, अगर एफिशिएंसी भी है वहां पर, तो प्रोजेक्ट को आप पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ नहीं बता सकते कि आपकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो समटाइम यू एस्टिमेटेड यस यू विल गेट द प्रॉफिट आफ्टर द एंड ऑफ द 5 year or 6 year, but you may ended up having a very huge cost। yes class? Yes. तो हम यहाँ पर क्या Excuse me, sir. करेंगे? हाँ जी बोले। सर इस वाले पॉइंट में हम हम्म, एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ बोले क्या? सर रिस्क थ्रू एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे आपने फार्मर वाला मेंशन करा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें प्रोजेक्शन में गोल में आप ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज देयर। जितने भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें अनसर्टेनिटीज उतनी ही ज्यादा होंगी, राइट। फार्मा वाला आप ले सकते हैं, आप कोविड वाला कोई भी इसमें पॉइंट ले सकते हैं। काफी सारे एनबीएफसी की मैं बात करूं, their business was heavily affected because of the COVID, because of the demonetization, because of the GST, right? तो बहुत सारे businesses, जैसे अब मैं होटल इंडस्ट्री की बात करूं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करूं, आई वाज रीडिंग वन ऑफ द आर्टिकल एंड देयर वाज रितेश अग्रवाल, राइट, ही इज द फाउंडर, ओयो फाउंडर। रितेश और भावेश? Ritesh. भावेश इज ऑफ ओला, राइट? Yes, sir. हाँ, तो रितेश अग्रवाल का एक आर्टिकल था, और आपको पता होगा, ओयो इंडस्ट्री की, ओयो होटल्स की बात करें, एंड वी ऑल नो वो ज्यादातर क्यों यूज होते हैं। So that was the main idea of bringing up this idea of Oyo hotels। तो इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कि किस तरह से ही केम अप विद दिस आइडिया कि भाई ऐसे होटल्स लाए जाए जहाँ पर काफी कम रेस्ट्रिक्शंस हो चीजों को लेकर। So what actually happened in 2020 March when the entire country was closed or shut down for a period of 4 months, 5 months, 4-5 मंथ इंडिया पूरी तरह से बंद थी। So this hospitality sector was in great loss, especially but over the Oyo। ओयो के केस में क्या हो रहा था, उनको काफी ज्यादा लॉस इसलिए हुआ क्योंकि ऑब्वियसली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बंद है एंड they were already incurring huge losses। तो there was a news that the ओयो might be bankrupt, right? बट अभी जिस तरह से धीरे धीरे सेक्टर अब ओपन होना स्टार्ट हुआ है, तो देयर इज एक्सपेक्टेशन कि दे विल ग्रो मोर एंड दे विल कम बैक ऑन ट्रैक, राइट। कहने का मतलब क्या है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो देयर आर द एक्सटर्नल फैक्टर एज वेल व्हिच मे डायरेक्टली अफेक्ट योर बिजनेस। यस और नो? Yes. बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, बस अभी इतना एग्जांपल्स काफी हैं फिलहाल के लिए। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आप इसमें ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर।
कि कोविड में तो कुछ इस तरह से सिचुएशन हो गई थी एंड द सिचुएशन वाज सो ग्रेव दैट दैट टाइम वी ऑल नो उस वक्त तो अगर आप अपने फ्रेंड से ये भी बात कर रहे हैं कि यार चल ठीक है एक ट्रिप लगाएंगे एंड यू हैड नो आइडिया कि ट्रिप कभी लग भी पाएगी नहीं लग पाएगी बिकॉज वी हैड नेवर फेस सच अनसर्टेनिटीज इन आवर लाइफ कि जो हमें अगले दिन का भी नहीं पता कि क्या हो जाएगा कब कंट्री खुलेगी although country अब खुलना शुरू हुई है so that is kind of the uncertainties we face in our life जो बहुत ज्यादा थे तो अगेन बिजनेस के लिए भी वो सेम वे में था उनके लिए तो ज्यादा था Sir, but in a way, can I say something? बोलिए सर जब फर्स्ट वेव आया था कोविड का तो इन अ वे इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज देयर वर आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू ओके सर देयर वर मेनी स्टॉक्स जिनका ना प्राइस बहुत ही कम हो गया था हाँ यस हाँ बोलिए एंड दे वर द स्टॉक्स यू नो जिनको आपका आइडिया होता है कि अभी तो गिरा हुआ है लेकिन आगे जाके यू नो दैट वो बढ़ेगा ही तो इट वाज अ ओके गुड टाइम टू इन्वेस्ट आई थिंक उस टाइम ओके हाँ तो मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ दैट वाज द टाइम ऑफ द मार्च टू 23rd 2020 my friend he messaged me and he has been investing in the share market for the last 2 and 3 years so he had pretty good idea now थोड़ा सा ठीक आइडिया था उसे तो ही कॉल्ड मी कि भाई शेयर मार्केट क्रैश पर है एंड मेरे कुछ दूसरे इश्यूज थे सो आई कुडंट फोकस ऑन इट एंड आई वाज नॉट इन अ शेप टू फोकस ऑन द शेयर मार्केट बट व्हाट आई इवेंचुअली रियलाइज्ड कि अगर आप इन्वेस्टर्स हैं और हमेशा याद रखिए if you are an investor if you are playing for a long period of time you are not interested at all in the tradings and day to day profits हमेशा ध्यान रखिए मार्केट हमेशा इंक्रीज होगा अनटिल उस कंट्री वो बैंकरप्ट हो जाए या उस कंट्री का पूरी तरह से वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ही मैसिव लेवल पर आ जाए दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग इन आवर कंट्री इट इज लीस्ट लाइकली तो आप हमेशा ध्यान रखिए अगर आप लॉन्ग टर्म 5 10 15 साल के लिए अगर आप जा रहे हैं तो मार्केट से आपको बेनिफिट होने के बहुत हद तक चांसेस हैं द ओनली थिंग यू शुड लुक एट इन द कंपनी इज द फंडामेंटल and whenever the stock prices are decreasing you have to ask one question why it is decreasing is it because of the external factor just because China and USA they had the verbal exchange China is giving the very offensive statement against USA or USA is giving or there is a deglobalization. China has reduced its currency by 1%, depreciates because of the COVID, because of any other, because of Israel and Hamas conflict, right? You have to ask these questions. When you ask, भाई कंपनी के फंडामेंटल की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना ठीक है इसका मतलब इट इज अ राइट अपॉर्चुनिटी टू बाय द शेयर व्हेन एवर मार्केट ब्लीड्स जब भी मार्केट बोलते हैं ना देयर इज अ ब्लड बाथ इन द मार्केट ठीक है वो ब्लड बात ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है बट आपको ये क्वेश्चन पूछना होगा व्हाट आर द फंडामेंटल ऑफ द कंपनी अगर कंपनी की नींव मजबूत है राइट मान लीजिए हमारे अब मैं क्या ही बोलूं हमारी गवर्नमेंट कुछ अच्छे डिसीजन ले राइट और मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन एकदम से कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नॉनसेंस कर दिया जो नॉर्मली करती भी है गवर्नमेंट एंड द मार्केट प्लंजेस तो उस केस में आपको पूछना है किस वजह से मार्केट गिरा तो ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है तभी आप शेयर मार्केट में आइए और इवन मैं तो ये कहूंगा कि द पर्सन हु हैज वेरी लिमिटेड नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट एंड इफ ही बिलीव्स अगर उसे इतना भी पता है ही कैन रीड द बैलेंस शीट ही कैन रीड द कैश फ्लो स्टेटमेंट ही कैन अंडरस्टैंड दीज ही कैन गेट द आइडिया ऑफ द डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ द कंपनी जैसे मैंने पी रेशियो की बात की थी ईपीएस की यानी एक हमारी तरह एक लेमन पर्सन लेमन भी नहीं थोड़ा सा एडवांस राइट बिगनर तो वो भी फंडामेंटल को कंपनी के पढ़ सकता है और उसके बेस पर वो 5 या 10 साल उन स्टॉक्स को रखे जब भी शेयर मार्केट नीचे जाए बाय करे और जब भी ऊपर जाए चिल रहे यानी कि एक टाइम पीरियड लेकर चलना है ऐसा नहीं कि भाई ऊपर जा रहा है तो मैं बेच ही दूं नहीं देखो ये होती है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होती है जो हर एक आपको बड़े से बड़ा इन्वेस्टर बताएगा मैं ट्रेडर की बात ही नहीं कर रहा तो लेकिन वो तभी है जब आपके पास एक विजन है 5 से 10 साल का आईपीओ की स्ट्रेटजीज पूरी अलग है आईपीओ में तो देखिए इवन आई एम आल्सो इन द मिडल ऑफ क्राइसिस तो नहीं कहूंगा बट या मिडल ऑफ कंफ्यूजन की वेदर आई शुड होल्ड माय जोमेटो शेयर और नॉट
because I'm in a way confused. I am way confused. I already wanted to sell at 150, almost 95% का उसमें listing gain था. I didn't because वो हुआ ही नहीं. 140 तक 8 तक आगे वो नीचे चला गया. I am now considering to sell at 140. तो IPO में थोड़ा सा टेंशन है. वो अलग चीज है. तो जो आप बता रहे हैं कोविड वाला, वो वही अपॉर्चुनिटी थी. एंड दैट वाज वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी. होता है ना, वंस इन अ लाइफ टाइम. ऐसी पहली गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी, आई करेक्टली रिमेम्बर, इन 2007-8 इन द फाइनेंशियल अमेरिकन सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस. जब मैं शायद 7वीं 8वीं क्लास में था, तब मार्केट इतना गिरा था. उसके बाद बीच में इन 2015 एज वेल, व्हेन चाइना रिड्यूस डेप्रिशिएट इज करेंसी, एकदम से करेंसी डेप्रिशिएट करके मार्केट 2000 पॉइंट के आसपास से गिर गया. तो ऐसे इवेंट्स को आपको पहचानना होगा. ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स बहुत अच्छे होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए. वन ऑफ माय फ्रेंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, he invested around 1 lakh that time, and his investment is almost 2.5 lakh within a 1 year. And मैं अपने issues में involved था इतना, I couldn't do it. तो ये चीज है, right time is very important in the stock market. सर जो समझ आपने आया? mention किया, yes सर समझ आ गया. जो आपने मेंशन करा IPO से रिलेटेड कंफ्यूजन, हाँ. that it is a bit complicated. सर आप do you prefer IPO or FPO? I normally see IPO as the quick profit strategies, right? IPO में मतलब मुझे इवन जोमेटो वाले एग्जांपल से भी बहुत क्लियर हुआ है. आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन लाइक जो मैं अपनी डीमैट अकाउंट को दिन में एक ही बार देखता हूँ. But these days, when I got allotment of IPO share almost daily, on a daily basis, I'm seeing it for more than 100 of time. Reason is because I'm always seeing कि भाई बढ़ रहा है घट रहा है, मुझे मार्केट से एग्जिट करना है. अभी भी मैं 87% के प्रॉफिट में हूँ बिकॉज मुझे अलॉटमेंट हो गया था. ठीक है, तो IPO तब बेटर है जब आप बहुत बड़े रिस्क लवर नहीं हो. IPO में अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाए, यू शुड नॉट बी इन लव अफेयर ऑफ द शेयर कि वो बढ़ेगा घटेगा, ज्यादा मत सोचो. अगर आप इन्वेस्टर हो, आप क्या करो, मुझे ऐसा लगता है. देखिए, इट्स ऑल माय पर्सनल एडवाइस एंड विच आई ऑलवेज फॉलो एंड आई विल फॉलो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड. IPO में अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है, 20% 30% अगर अलॉट हो गया है, सारे शेयर बेच कर या 75 सेल करके एग्जिट कर जाओ. एटलीस्ट आपका प्रॉफिट कवर हो जाएगा सर. आपको टेंशन भी नहीं रहेगी 10 बार 15 बार 20 बार देखने की. तो ये है IPO की मेरी खुद की स्ट्रेटजी रहती है. सेकेंड थिंग इज, इफ आई टॉक अबाउट दिस FPO तो नहीं, सेकेंडरी मार्केट. व्हेन आई बाय द शेयर तो मैं इसके ऊपर काफी स्टडी करता हूँ. कंपनी के फाइनेंशियल रीड करके पूरा जो भी एक फंडामेंटल एनालिसिस है. टेक्निकल एनालिसिस मुझे अच्छे से अभी आता नहीं है. आई एम ट्राइंग टू एनरोल इन अ कोर्स विच इज ऑफर्ड बाय IIM बैंगलोर. आई थॉट कि मुझे वहाँ एनरोल होना चाहिए. देन मैं टेक्निकल एनालिसिस भी सीख जाऊंगा. वी ऑल नो टेक्निकल एनालिसिस, पता है? यस. सर ज़्यादा आइडिया नहीं है, बहुत ही वेग आइडिया है उसके बारे में. हाँ, मैं आपको बहुत ही जो चार्ट्स होते हैं ना, कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, राइट, उसे टेक्निकल सर एनालिसिस बोलते हैं. या या हाँ, वो चार्ट्स को भी देखकर रेजिस्टेंस कहाँ पर है, शेयर प्राइस कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आता. तो एक होता है कि बिल्कुल ही आई हैव नो आइडिया. फंडामेंटल एनालिसिस आई कैन डू. तो ये चीजें होती हैं. अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फंडामेंटल देखिए. फंडामेंटल आर वेरी इंपॉर्टेंट. IPO में कर रहे हैं, अगेन फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बट क्विक प्रॉफिट निकालिए, टेंशन में नहीं रहेंगे. मैं 5 दिनों से मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि मेरा प्रॉफिट 100% बनना चाहिए, बट उसकी वजह से शेयर प्राइस नीचे जा रहा है. आई एम स्टिल इन द मिडल ऑफ कंफ्यूजन. ठीक है. यस सर. हाँ, ओके. एंड प्लीज मेरी इन्वेस्टमेंट एडवाइस को सीरियसली मत लेना. बाद में आप मुझे ही ब्लेम करोगे कि सर इज गिविंग. सर आई जस्ट वांटेड टू नो अ पॉइंट ऑफ व्यू इसके, मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो कि मैं क्या सोच रहा हूँ एंड हाउ डिफरेंट आर यू थिंकिंग, ऐसा कुछ समथिंग हाँ, लाइक. तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट के साथ लिंक कर पाऊँ. ये सारा पढ़ाने के पर्पज से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं. ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है. एंड इवन आई फील आप मास्टर्स में भी जाएंगे, ये चीजें आपको डायरेक्टली नहीं पढ़ाई जाती. बिकॉज आई हैव डन माय मास्टर फ्रॉम वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. हमें भी नहीं पढ़ाई गई थी ये सब चीजें. तो हमें भी वो ये सब लाइक चीजें चल रही है. तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए. एनीवेज, तो कम टू द पॉइंट. इन्वेस्टिंग डिसीजन इज क्लियर क्लास? Yes, sir.
ओके, सो इन्वेस्टिंग डिसीजन में आई बेसिकली टॉक्ड अबाउट द कैपिटल इन्वेस्टिंग डिसीजन, ये मैंने बात की। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी होता है, बिल्कुल होता है। भाई वर्किंग कैपिटल डिसीजन क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। डे टू डे अफेयर, यानी कि जब हम बात करते हैं करंट एसेट्स मैनेजमेंट, इसका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज समथिंग करंट एसेट करंट लायबिलिटी मैनेजमेंट। समझ आ रहा है? यस सर। Right. अब इसके लिए क्या हो सकता है, कैश मैनेज कैसे किया जाए, व्हाट शुड बी द आइडियल कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट कैसा हो फर्म का, इसके पीछे डिफरेंट डिफरेंट थियरीज हम पढ़ेंगे। हम बात करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, हाउ मच इन्वेंट्री अ फर्म शुड कीप विद विद इटसेल्फ, राइट, कितना इन्वेंट्री इस फर्म को रखना है, दिस इज विच इज नॉन एज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। डेटर्स के लिए क्या पॉलिसी हो, विच इज नॉन एज द रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिलेट कर पा रहे हो ये सब वर्ड्स? यस क्लास? Yes, sir. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट मैनेजमेंट। इन सब की बात करेंगे। भाई कैश मैनेजमेंट, कितना कैश रखें अपने पास, मिनिमम, मिनिमम अप्रोच क्या हो कैश की, मैक्सिमम अप्रोच क्या हो, ये पढ़ेंगे। मिनिमम इन्वेंट्री, maximum inventory, and what are the costs related to keeping the inventories or not keeping the inventories. Receivable, what should be the time, strict होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी पैसा मंगवाओ अपने डेटर से, या थोड़ी सी लूज होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्रीज, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्रीज। एफएमसीजी में बहुत ज्यादा लूज की जरूरत नहीं होती, राइट। इवन अगर आपको 1 रुपए का शैम्पू क्लिनिक प्लस भी लाना है बाय करने के लिए, तो क्या आप ये बोलते हैं नीचे दुकान पे जाकर कि भैया 1 रुपया मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा? नहीं ना, नहीं करते ना ऐसा, No, sir. नॉर्मली नहीं करते। और आजकल तो क्लिनिक प्लस कौन यूज करता है? अ, मुझे यूज करना पड़ रहा है बिकॉज मेरे पापा वही ले आए थे अभी, तो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस एग्जांपल। तो क्लिनिक प्लस, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, एफएमसीजीज जो है, एफएमसीजी में आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट व्हेन इट कम्स टू हैवी इंडस्ट्रीज, व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग गुड्स, लैपटॉप लेने गए, वहां पे कंपनी के पास डेटर्स बन जाते हैं ज्यादा, क्योंकि आप ईएमआई पे बाय कर रहे हैं या दूसरे ऑप्शंस पे बाय कर रहे हैं, राइट। नाउ द क्रेडिट मैनेजमेंट, अपने क्रेडिटर्स की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, मोर द लीनियंट द पॉलिसी इज, बेटर इट इज, यस और नो। आपका क्रेडिटर बोलता है कि मैं आपको 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दे रहा हूँ, और एक बोलता है मैं आपको 35 दिन का क्रेडिट पीरियड दे रहा हूँ, ऑब्वियसली 35 डेज वाला बेटर होगा आपके लिए, यस और नो। Yes, sir. ये सारे डिसीजन हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन में पढ़ते हैं, तो दे आर द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग डिसीजन। हाउ मच शुड बी द लिक्विडिटी, यहाँ पर हम बात करते हैं मेनली लिक्विडिटी वर्ड की, मैं बार बार यहाँ पे लिक्विडिटी वर्ड यूज करूंगा, लिक्विडिटी, ये ध्यान रखना, लिक्विडिटी, because it is related to the liquidity. Too much liquidity is a problem, less liquidity is a problem. It is always a trade-off. Capital busting is a part of investing decision, and this is the B part. Am I clear, class? Yes. Right. Next decision is dividend decision. आप लोग इसे पढ़कर आइए because we are running out of time. It's already 11:45. आप पढ़ सकते हैं डिविडेंड डिसीजन, राइट। Yes, sir. कल जो आपकी लास्ट क्लास होगी ऑन दिस इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे एक क्लास तो चाहिए जिसमें मैं फाइनेंशियल मैनेजर के रोल्स के ऊपर भी बात कर पाऊँ, ठीक है? Yes, sir. हाँ, ओके, सो आई होप दिस क्लास इज beneficial to all of us. Yes, sir. Sir, Yes, sir. समझ आया? sir, can you Yes, please Piyoti, share बोलिए। the PDF of chapters you have taught till now? तो Sir, पीडीएफ में we कैसे बनाऊं, don't have बताओ। books right now, and I can't get books like nearby अभी 15 days में तो नहीं, तो पढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। All I can do is देखो पीडीएफ में I'm a bit old school thought person, so I always prefer not the PDFs. I always prefer like textbook. तो टेक्स्ट बुक में से मैं इतना काम जरूर कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को कुछ इमेजेस शेयर कर सकता हूँ, ठीक है?
आप उन इमेजेस को फॉर द टाइमिंग आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, तो ये तो मैं अरेंज कर सकता हूँ। बट पीडीएफ Sir, बनाना no, ये सब exactly करना same only I'm saying. You just make PDF of the book pages only. And please do share the PDF syllabus also. syllabus I already shared, and we already discussed about the No, syllabus few things. not about that, sir. A PDF of syllabus. अच्छा, सिलेबस का ठीक है, आई विल शेयर, मैं आज Yeah. ही शेयर कर देता हूँ। देखो मैं पीडीएफ नहीं बना पाऊंगा, आई अपोलोजाइज फॉर दिस बिकॉज मैं थोड़ा सा टेक्निकल काम कम ही करता हूँ, तो आई वोंट डू इट। आई विल जस्ट शेयर द पिक्चर्स, राइट? आप लोग उसको अपने हिसाब से देख लेना। इवन आई विल मार्क द पेज नंबर, वुड इट बी फाइन? Yes, है sir. ना? Yes, वो sir. सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो मैं थोड़ा नहीं कर पाता ये सब टेक्निकल ज़्यादा, तो आई वोंट डू इट बेसिकली। तो ठीक है क्लास, एनी अदर डाउट, एनी अदर सजेशन, एनीथिंग एल्स? यस, No, sir. अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार रितावा को बता देना, एंड आई विल ट्राई टू मार्क। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पसंद आ रहा होगा सर, एज अ सब्जेक्ट, Yes, sir. राइट? समझ आ रहा है? Sir, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ, अर्पित बोलिए। सर कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि आ रहा है समझ। अच्छा, और देखिए द वे आई टीच, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ। स्लो का मतलब मैं बहुत ज़्यादा सिलेबस स्पीड में नहीं करा पाता, दिस इज़ वन ऑफ माई लिमिटेशन। बट मैं सिलेबस पूरा करा देता हूँ, चाहे मुझे 10-15 दिन फालतू ही लेने पड़े, राइट? तो वो अलग चीज़ है। बट इतना है कि मैं जल्दबाजी में आपको कुछ गलत नहीं पढ़ाऊंगा, और जो भी क्लासेस होंगी बहुत अच्छी क्लासेस होने वाली हैं आगे। So I request you all to ask your friends to take the regular classes, because I know there are more than 55 students. It is not even 40% of the total students, excluding me and my screen. There are 21 students are there in the class. So प्लीज आप उनसे बोलिए, मेरी अभी रिक्वेस्ट है ये, क्योंकि इंटरनल में जाके फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हुई, बिकॉज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपके इंटरनल का पार्ट है, आपका क्लास डिस्कशन। तो उस केस में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सीरियसली। And it doesn't matter whether you are a final year student or second year or the first year student. I treat my student as same as they are, and they should be student only. तो प्लीज आप इस चीज में गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा लीनियंट हो जाऊंगा, फर्स्ट ईयर के साथ नहीं होऊंगा। तो माय वे ऑफ टेकिंग असाइनमेंट और द इंटरनल आर बिट डिफरेंट। दैट्स व्हाई इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट। अभी रिक्वेस्ट है, आगे फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, फिर आप मुझे ब्लेम मत करना इस चीज के लिए। क्लासेस में आओगे, उसी तरह का इंटरनल भी होगा, क्लास में जो डिस्कशन होता है उसी हिसाब से आपके मार्क्स होंगे, ठीक है? तो अपने फ्रेंड्स को थोड़ा सा बता दीजिएगा। रिताबा, हैव यू टेकन द अटेंडेंस? Yes, sir. थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं आपसे भी अटेंडेंस की लिस्ट बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास अभी शीट्स नहीं आई हैं और कॉलेज जाना भी हो नहीं रहा, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, राइट? Yes, sir. No issues. ठीक है, अगर हो रही होगी तो बच्चे जल्दी से बोलते नहीं है, बट कोई बात नहीं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से मुझे शीट्स मिल जाए, देन आई विल मार्क योर अटेंडेंस शीट डायरेक्टली। Okay, sir.